नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं आपका अनूप और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हॉरर कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिनका नाम आजाद है। तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं आजाद जी के नजरिए से। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आजाद है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 12 सालों से मैं देश भर में ट्रक चलाता आ रहा हूं। आपने शायद बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी ट्रक ड्राइवरों की जिंदगियों से जुड़ी हुई, लेकिन जो बात मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक हादसा नहीं था। वह एक ऐसा अनुभव था जो मुझे आज तक चैन से सोने नहीं देता। कई बार रात को नींद में हड़बड़ा कर उठ जाता हूं, पसीने में तरबतर। ऐसा लगता है जैसे फिर से उसी रास्ते पर हूं। वही डर, वही सन्नाटा और वही चेहरा जो उस दिन पहली बार दिखाई दिया था। मैं जानता हूं कि मेरी बात सुनकर आप लोगों को शुरुआत में यह किसी कहानी जैसा ही लगेगा, लेकिन यकीन मानिए यह सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और मैं आज भी उस रात को जी रहा हूं। यह बात है साल 2016 की। दिसंबर का महीना था। सर्दियां अपने पूरे शबाब पर थीं। मैं और मेरा खलासी अंकित दोनों एक बड़े प्रोजेक्ट का माल लेकर महाराष्ट्र से बंगाल के लिए रवाना हुए थे। माल था लोहे की चादरों और पाइपों का, जो किसी रेलवे ब्रिज के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला था। कंपनी ने साफ हिदायत दी थी कि माल 3 दिन के भीतर पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां मजदूर और इंजीनियर पहले से साइट पर मौजूद थे। अगर देरी होती तो नुकसान भी हमारा ही होता, क्योंकि देर होने पर हमें हफ्तों इंतजार करना पड़ता था अगली बुकिंग के लिए। हमने सुबह 9 बजे पुणे से निकलना तय किया था। चाय नाश्ते के बाद मैं ट्रक लेकर गोदाम पहुंचा। वहीं पर अंकित पहले से मौजूद था। हम लोगों ने मिलकर माल चढ़वाया और सारे कागजात चेक किए। रास्ता लंबा था। महाराष्ट्र से बंगाल तक की दूरी वैसे तो हाईवे से तय करने पर करीब 2 दिन का वक्त लेती थी, लेकिन अगर कोई अच्छा शॉर्टकट मिल जाए तो 1 दिन में काफी दूरी तय हो सकती थी। यही सोचते हुए हम ट्रक लेकर निकल पड़े। रास्ते में अंकित ने मुझसे कहा, उस्ताद, अगर आप चाहो तो एक रास्ता मैं बताता हूं जिससे हम लोग 3-4 घंटे जल्दी पहुंच सकते हैं। मैंने अपने मामा के साथ एक बार वो रास्ता पकड़ा था। हाईवे छोड़कर सीधा जंगल के एक हिस्से से निकलता है, लेकिन सड़क पक्की है। मैंने उसे थोड़ा घूरते हुए कहा, अंकित, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अनजान रास्तों पर रात को ट्रक नहीं चलाता। दिन में अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन रात में ना भाई। अंकित थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, उस्ताद, आप मुझ पर भरोसा रखो। रास्ता तो मैं भी तभी बताता जब यकीन होता। वहां कोई ढाबा नाका नहीं है, लेकिन सड़क सीधी और सुनसान है। ट्रैफिक नहीं मिलेगा और वक्त की बचत होगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी चलाता रहा। मैंने सोचा अगर रास्ते में वाकई भरोसे लायक लगा तो देखेंगे। फिलहाल मेरा ध्यान बस इतना था कि दिन में जितना चल सकूं चल लूं, ताकि रात को कहीं रुक कर आराम कर सकूं। हमारा ट्रक एकदम ठीक हालत में था। ब्रेक, हेडलाइट, इंजन सब कुछ टेस्ट करवा कर ही निकले थे। मैं रास्ते में कभी जल्दबाजी नहीं करता। चाहे जितना लंबा सफर हो, गाड़ी आराम से चलाना मेरी आदत है। रास्ते में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा था। जैसे जैसे हम उड़ीसा की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे कोहरा और ठंड बढ़ती जा रही थी। अंकित कभी कभी झपकी ले लेता था, फिर मेरी जगह लेकर थोड़ी देर ट्रक चला लेता था, जिससे मैं भी सुस्ता सकूं। हमारी यही सेटिंग थी। शाम के करीब 7 बज रहे थे जब हम एक तिराहे पर पहुंचे। आगे का रास्ता हाईवे की ओर जा रहा था और एक रास्ता बाईं तरफ किसी जंगल की ओर मुड़ता था। सड़क पक्की थी, लेकिन कुछ दूर बाद वो छोटी दिख रही थी। अंकित ने मुझसे कहा, उस्ताद, यही वो रास्ता है। बाईं तरफ मुड़ जाएं तो 200 किलोमीटर सीधे अंदर से होकर निकलेंगे और झारग्राम पहुंच जाएंगे। वहां से सीधा बंगाल का रास्ता पकड़ लेंगे। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक थोड़ा हिचका, फिर रुका। मैं कुछ देर सोचता रहा। आसपास सन्नाटा था। ना कोई गांव, ना कोई दूसरी गाड़ी। दूर दूर तक बस कोहरा। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर अंकित से पूछा, तुम्हें यकीन है ये रास्ता सुरक्षित है? अंकित ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैंने एक बार मामा के साथ यही रास्ता पकड़ा था। उस वक्त दिन था, लेकिन रास्ता साफ था। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर एक बार कुछ भी गड़बड़ लगी तो वापस लौट पड़ेंगे। अंकित हंसते हुए बोला, पक्का उस्ताद, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने ट्रक को धीरे धीरे मोड़ते हुए बाईं ओर मोड़ लिया।
अब हम उस रास्ते पर थे जो शायद हमारे लिए कभी न भूलने वाला साबित होने वाला था। सड़क की चौड़ाई कम थी, लेकिन एकदम सीधी जा रही थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी टहनियां ऊपर जाकर आपस में मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हरा सुरंग हो। सड़क पर कोई लाइट नहीं थी, लेकिन हमारी ट्रक की हेडलाइट काफी तेज थी। मैं हमेशा HR हेडलाइट लगवाता हूं, जिससे कोहरे में भी कुछ हद तक साफ दिखाई देता है। कुछ ही किलोमीटर अंदर आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। न कोई आवाज, न कोई रोशनी। ट्रक की आवाज के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अंकित थोड़ी देर बाद बोला, आजाद भाई, आपको डर तो नहीं लग रहा? मैंने कहा, डर मुझे रास्ते से नहीं, इंसान की नीयत से लगता है, और अभी तो रास्ता ही अनजान है। अंकित थोड़ा मुस्कुराया और चुप हो गया। हम आगे बढ़ते गए। लगभग आधा घंटा हो चुका था। हम करीब 30 किलोमीटर अंदर आ चुके थे, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रफ्तार धीमी पड़ गई। सामने कुछ हलचल दिखाई दी, लेकिन क्या वो इंसान था या कोई जानवर, उस वक्त समझ नहीं आया। मैंने ब्रेक दबाया और ट्रक धीरे धीरे रुक गया। सामने कोहरे के बीच कोई आकृति दिखाई दे रही थी। वो हिली नहीं, बस खड़ी रही। मैं और अंकित दोनों उस ओर देखने लगे। आजाद भाई, कुछ है सामने, अंकित ने धीरे से कहा। हाँ, मैं भी देख रहा हूं। मैंने हेडलाइट ऊंची कर दी, लेकिन सामने खड़ी वो आकृति अभी भी धुंधली थी। धीरे धीरे वो हल्का सा आगे बढ़ी, और जैसे ही वो कुछ पास आई, कुछ था उसमें जो असामान्य था। लेकिन ये कहानी अभी शुरू ही हुई थी। सामने कोहरे में जो आकृति दिखाई दे रही थी, वो अब धीरे धीरे और साफ होती जा रही थी। मैंने ट्रक की हेडलाइट हाई बीम पर कर दी थी, ताकि कुछ और क्लियर दिख सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो आकृति पूरी तरह से साफ नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा सिर्फ उसी के चारों तरफ जमा हुआ हो। बाकी रास्ता कुछ हद तक साफ दिख रहा था, लेकिन जहां वो खड़ी थी, वहां कोहरे की एक मोटी चादर जमी हुई थी। मैं और अंकित दोनों चुपचाप उसकी तरफ देखे जा रहे थे। ट्रक उस समय एकदम स्टार्ट स्थिति में था, लेकिन मैंने एक्सीलरेटर छोड़ रखा था। सामने जो कुछ था वो मेरी रफ्तार रोकने के लिए काफी था। अंकित ने थोड़ा डरते हुए पूछा, आजाद भाई, क्या करें? गाड़ी आगे बढ़ाएं या यहीं रुक जाएं? मैंने कुछ पल तक उस आकृति की तरफ देखा, फिर बोला, अभी रुक जा, देख तो सही क्या चीज है ये, कहीं कोई गांव की औरत हो तो। हम दोनों की नजरें अब पूरी तरह उसी पर थीं। वो आकृति अब धीरे धीरे और पास आ रही थी। जैसे ही वो करीब आई, हमें साफ दिखाई दिया कि वो एक औरत है। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन उसकी कद काठी से इतना जरूर लगा कि वो कोई जवान लड़की है। पर उसकी चाल में कुछ अजीब था, बहुत ही धीमी, एक एक कदम जैसे भारी हो। वो सीधी ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। अंकित ने फुसफुसाते हुए कहा, आजाद भाई, ये लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने कहा, पता नहीं, शायद गूंगी हो या फिर डर गई हो। औरत अब ट्रक के सामने बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। मैंने हार्न नहीं बजाया, ना ही कोई आवाज लगाई, सिर्फ देखता रहा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई भाव ही नहीं था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े एकदम गंदे और पुराने। वो हमें देख रही थी, लेकिन एक अजीब तरह की शांति के साथ। अंकित ने खिड़की से थोड़ा झुककर उसे इशारा किया, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। मैं ट्रक से नीचे उतरने का सोच ही रहा था कि अंकित ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आजाद भाई, मत उतरो, मुझे ये लड़की सही नहीं लग रही। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए दरवाजा खोला और नीचे उतरा। नीचे उतरते ही ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। इतनी सर्द हवा थी कि मेरी सांस कुछ पल के लिए थम सी गई। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और कहा, बहन जी, आपको कुछ चाहिए? ये रास्ता सुरक्षित नहीं है, आप इस वक्त यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे देखती रही। उसकी आंखों में अब भी वही खालीपन था। मैंने फिर पूछा, आप बोल क्यों नहीं रही? कोई दिक्कत है? अंकित ऊपर से चिल्लाया, आजाद भाई, छोड़ो यार, चढ़ो ऊपर, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने लड़की की तरफ हाथ बढ़ाकर हल्के से उसका ध्यान खींचा। अगर कुछ चाहिए तो इशारा करो, हम मदद कर देंगे। वो लड़की अब भी कुछ नहीं बोली, बस एक बार गर्दन हल्की सी झुकाई, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैं कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी पीछे से ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। मैं एकदम चौंक गया और पीछे मुड़ा। अंकित भी डर कर खड़ा हो गया।
मैं तेजी से ट्रक की तरफ भागा और चढ़ते ही अंकित से पूछा, तूने हॉर्न बजाया? अंकित का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो हॉर्न अपने आप बजा। मेरे हाथ खुद ब खुद स्टीयरिंग की तरफ बढ़े। सब कुछ ठीक था, लेकिन हॉर्न का बटन थोड़ा अंदर दबा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे दबा दिया हो, और फिर धीरे धीरे वापस आ रहा था। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और लड़की की तरफ देखा, लेकिन वो अब वहां नहीं थी। जहां वो खड़ी थी वहां अब सिर्फ कोहरा और खाली सड़क थी। मैंने तेजी से हेडलाइट इधर उधर घुमाई, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक हवा में गायब हो गई हो। अंकित बुरी तरह से घबरा गया था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बोला, आजाद भाई, मैं तो कहता हूं कि हम वापस चलें। ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैंने गाड़ी का गियर डाला, एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, इतनी दूर आ गए हैं अंकित, अब वापस लौटना भी तो उतना ही खतरा है। थोड़ा आगे तक चलते हैं, अगर कुछ और अजीब हुआ तो वहीं से मुड़ जाएंगे। अंकित ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। हमने ट्रक को फिर से उसी रास्ते पर आगे बढ़ाया, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। हवा में सन्नाटा पहले से भी गहरा हो गया था। पेड़ों की सरसराहट अब कानों में अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। रास्ता अब और संकरा होता जा रहा था। ट्रक जैसे जैसे अंदर घुसता जा रहा था, वैसे वैसे हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक मेरी नजर दाहिनी तरफ गई और मुझे लगा जैसे कोई दौड़ता हुआ पेड़ों के पीछे से गुजर गया हो। मैंने ब्रेक नहीं मारा, बस गाड़ी धीरे कर दी। अंकित ने भी देखा, लेकिन हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद सड़क एक जगह आकर दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता सीधे जा रहा था और दूसरा थोड़ा दाहिने मुड़कर किसी और दिशा में निकल रहा था। मैंने ट्रक रोका और अंकित से पूछा, कौन सा रास्ता लेना है? अंकित चुप था। मैंने दोबारा पूछा, अंकित, तुम ही तो शॉर्टकट जानते हो, अब क्या करें? अंकित ने धीरे से कहा, आजाद भाई, उस लड़की के बाद अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने बाहर देखा, दोनों रास्ते सुनसान थे और सन्नाटा ऐसा कि जैसे कोई वहां सांस भी न ले रहा हो। लेकिन अब फैसला लेना जरूरी था। कौन सा रास्ता, सीधा या दाहिना? और क्या उस गूंगी लड़की का दिखना महज एक इत्तेफाक था या कोई इशारा? सड़क अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक रास्ता सीधा था जो पेड़ों की झाड़ियों के बीच दूर तक जाता दिखाई दे रहा था। दूसरा रास्ता दाहिनी ओर मुड़ता हुआ धीरे धीरे नीचे की तरफ ढलान में जा रहा था। दोनों ही तरफ सन्नाटा, दोनों ही तरफ घना जंगल और दोनों ही तरफ वही कोहरा जो अब आंखों के सामने पर्दा बन गया था। मैंने ट्रक को न्यूट्रल में किया और ब्रेक पर पैर रखते हुए अंकित की तरफ देखा। अब बताओ अंकित, मैंने शांत लहजे में कहा, किधर जाएं? अंकित ने गर्दन झुकाई। उसकी आंखें अब सड़क पर नहीं, उसके पैरों पर थीं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, आजाद भाई, मैं तो उस वक्त अपने मामा के साथ गया था, तब उन्होंने ही गाड़ी चलाई थी। मुझे बस इतना याद है कि हम दाहिने मुड़े थे, लेकिन अब जो हो रहा है ये उस वक्त नहीं हुआ था। मैंने गहरी सांस ली, गाड़ी से बाहर उतरकर आसपास देखा, लेकिन कोहरे ने इतना कुछ ढक रखा था कि 10 कदम आगे भी नहीं दिख रहा था। ट्रक की हेडलाइटें भी इस घने सफेदपन को नहीं चीर पा रही थी। तो फिर सीधा चलते हैं, मैंने कहा। कम से कम थोड़ा ऊंचा रास्ता है। ढलान वाले रास्ते में गाड़ी फंस गई तो चढ़ नहीं पाएंगे। अंकित ने कुछ नहीं कहा। मैंने गाड़ी फिर से फर्स्ट गियर में डाली और धीरे धीरे सीधा रास्ता पकड़ लिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पेड़ों की शाखाएं सड़क के ऊपर से झुकती जा रही थी। ट्रक के ऊपर उन शाखाओं की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई ऊंचाई से खरोंच मार रहा हो। हवा में एक अजीब सी नमी थी जिससे ट्रक के शीशे लगातार धुंधले हो रहे थे। मुझे बार बार वाइपर चलाने पड़ रहे थे। करीब 15 मिनट और चले होंगे, तभी अचानक ट्रक ने हल्का सा झटका खाया। मैं सतर्क हो गया, हैंडल कसकर पकड़ लिया और एक्सीलेटर धीरे किया। अंकित, कुछ महसूस हुआ? मैंने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। हाँ भाई, कुछ झटका सा लगा, उसने कहा। हम दोनों अब शांत थे। एक एक सेकंड लंबा लग रहा था। अचानक ट्रक ने दूसरा झटका दिया और इस बार इंजन की आवाज कुछ अजीब सी हो गई, जैसे गला रुंध गया हो। मैंने फौरन क्लच दबाया, लेकिन ट्रक धीरे धीरे रुक गया। मैंने इग्निशन बंद किया और दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अंकित, बैटरी तो चेक की थी ना? मैंने जल्दी से पूछा। हाँ भाई, सब कुछ ठीक था, सुबह ही नई बैटरी डाली थी। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन ट्रक की आवाज बस वही टिक तक सीमित रही। अब हमारी सांसें थमी हुई थीं। बाहर का कोहरा अब और गाढ़ा हो गया था। ट्रक के चारों तरफ मानो सफेदी की दीवार खड़ी हो गई थी। नीचे उतरते हैं, मैंने कहा।
देखते हैं क्या गड़बड़ है। अंकित ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, आजाद भाई, आपको वो लड़की याद है? मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, क्या हुआ? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हम उसी के बाद से किसी और ही रास्ते पर आ गए हैं। घबरा मत, मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, चल टॉर्च निकाल। हम दोनों नीचे उतरे। टॉर्च की रोशनी अब घने कोहरे में वैसी लग रही थी जैसे पानी में छड़ी हुई बीम, बस 2 कदम तक ही दिख रही थी। मैंने ट्रक के बोनट को खोला और वायरिंग देखने लगा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन स्टार्टिंग वायर कुछ ढीली दिख रही थी। हाथ बढ़ाकर उसे टाइट करने लगा ही था कि पीछे से एक आवाज आई, किसी के पैरों की आवाज, जैसे किसी ने लकड़ी के सोल वाली चप्पल पहन रखी हो और वो सड़क पर चल रहा हो। मैंने फौरन गर्दन घुमाई। अंकित भी सतर्क हो गया। हम दोनों ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा। अंकित, तूने सुना? मैंने पूछा। हाँ उस्ताद, किसी के चलने की आवाज थी, अंकित ने धीरे से कहा। अब हमें लगने लगा कि हम इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं। हमने जल्दी से ट्रक का बोनट बंद किया और फिर से अंदर चढ़ गए। मैंने स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की और इस बार ट्रक ने बिना किसी हिचक के स्टार्ट ले लिया। अंकित चौंक गया। अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, अब अचानक कैसे स्टार्ट हो गया? उसने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हैंडल पकड़ा और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। लेकिन जैसे ही हम 100 मीटर आगे बढ़े, सामने वही आकृति दोबारा दिखाई दी। वही लड़की, गूंगी, उसी जगह, ट्रक के ठीक बीचों बीच खड़ी। अब की बार उसने कुछ इशारा किया, हाथ की 2 उंगलियां ऊपर उठाई और फिर सड़क की दाहिनी ओर इशारा किया। अंकित ने डरते हुए कहा, उस्ताद, ये लड़की हमें कुछ बताना चाहती है। मगर ये अचानक फिर कैसे आ गई और पीछे से कब निकली? मैंने कहा, या तो हम पीछे लौटे हैं या फिर ये कुछ और है। अंकित की आवाज कांप रही थी। मैंने ट्रक रोका, लेकिन नीचे नहीं उतरा। लड़की बस खड़ी रही, बिल्कुल शांत, और अब उसने धीरे से दोनों हाथों से सिर की तरफ इशारा किया, फिर सड़क की तरफ। अंकित ने कहा, उस्ताद, शायद वो बता रही है कि आगे मत जाओ। हो सकता है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन अब अगर हम यहीं रुक गए तो ये रास्ता कब तक ऐसा ही रहेगा, कौन जाने। और तभी ट्रक की छत पर कुछ गिरा। एक बार में ही तेज आवाज, जैसे कोई भारी चीज। अंकित बुरी तरह चौंका। उस्ताद, कुछ गिरा ऊपर। मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया और बाहर झांकने की कोशिश की। कुछ नहीं दिखा, लेकिन तभी फिर वही आवाज। अब वो छत पर चल रहा था, जैसे कोई हमारे ट्रक की छत पर चल रहा हो। अंकित मेरे पास खिसक आया। उस्ताद, क्या करें? मैंने कुछ नहीं कहा। ट्रक का क्लच दबाया, एक्सीलरेटर मारा और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक स्पीड पकड़ने लगा, छत पर की आवाजें धीमी होने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। अंकित चुपचाप बैठा रहा। वो अब बोलने की हालत में नहीं था। मैंने एक बार फिर दाहिनी तरफ देखा। लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। हम लोग करीब 10 मिनट तक ट्रक चलाते रहे। मैंने स्पीड थोड़ी कम ही रखी थी, क्योंकि अब हर मोड़ पर मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोई आकृति सामने खड़ी न हो। कोहरा और गहरा होता जा रहा था। गाड़ी की हेडलाइट बस कुछ ही मीटर तक साफ दिखा पा रही थी। ट्रक के चारों ओर माहौल कुछ ऐसा था जैसे हवा में कुछ भारी सा लटक रहा हो। अंकित अब शांत हो चुका था, मगर उसका चेहरा बता रहा था कि वह हर पल कुछ सोच रहा है। मैं जानबूझकर उससे कुछ नहीं पूछ रहा था। काफी देर तक कोई औरत, कोई आवाज, कोई हलचल नहीं दिखी। बस ट्रक की गड़गड़ाहट और कोहरे के बीच सन्नाटा। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। सड़क का एक हिस्सा मेरे लिए जाना पहचाना था। दाईं ओर वही पीपल का पेड़, बाईं ओर एक टूटा हुआ बिजली का खंभा जो शायद वर्षों से वहीं गिरा हुआ था, और ठीक उसके बाद एक उखड़ा हुआ मोड़। ये तीनों चीजें मैं कुछ समय पहले देख चुका था। मैंने हल्का सा ब्रेक दबाया, ट्रक धीमा किया और अंकित की तरफ देखा। अंकित, ये जगह देखी हुई लग रही है। अंकित ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, फिर मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, उस्ताद, ये वही जगह है जहां से हमने ट्रक का रास्ता बदला था, जहां वो लड़की सामने खड़ी थी। मैंने फौरन ट्रक रोक दिया। मतलब हम घूमकर फिर वहीं आ गए हैं? मैंने पूछा। अंकित की आंखें अब डर से फैल चुकी थीं। लगता तो यही है। हम सीधा जा रहे थे, किसी भी मोड़ पर मुड़े नहीं, तो फिर लौटे कैसे?
मैंने ट्रक की हेडलाइट ऑफ कर दी और सड़क की तरफ देखा। गहराता कोहरा अब और भी घना लग रहा था। बाहर निकलना तो दूर, अब शीशे से बाहर झांकना भी मुश्किल था। मैंने गाड़ी से उतरने की हिम्मत नहीं की, बस स्टीयरिंग पर झुका रहा और सोचता रहा कि अब क्या करें। मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, बैटरी चालू थी लेकिन नेटवर्क गायब। अंकित ने अचानक पूछा, उस्ताद, अगर ये रास्ता गोल गोल घूम रहा है तो हम कहीं भटक तो नहीं रहे? मैंने कहा, रास्ता भटकने से पहले इंसान का मन भटकता है। अब हमें तय करना है कि डर के साथ वापस लौटें या हिम्मत से आगे बढ़ें। अंकित ने कहा, मैं आपके साथ हूं, लेकिन उस्ताद, जो कुछ हुआ है वो आम बात नहीं है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, एक गहरी सांस ली और ट्रक को फिर उसी दिशा में चलाना शुरू किया। अब हम दोनों सतर्क थे। आंखें हर मोड़ पर घूमती थीं, कान हर आवाज पर चौकस हो जाते। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और हर 2 मिनट बाद हम किसी न किसी जानी पहचानी चीज को फिर से देख लेते। वही पेड़, वही गड्ढा, वही टूटी हुई सड़क का किनारा। यह अब सिर्फ संयोग नहीं था। मैंने ट्रक एक जगह रोका, ट्रक के अंदर लाइट जलाई और सीट के नीचे से वही पुराना नक्शा निकाला जो हम ट्रांसपोर्ट ऑफिस से हर लंबे रूट पर चलने से पहले लेते थे। मैंने उस रास्ते को देखने की कोशिश की जिसे हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो सड़क उस नक्शे में थी ही नहीं। अंकित, मैंने धीमे से कहा, यह रास्ता कहीं लिखा ही नहीं है। अंकित भी चुपचाप देखता रहा। नक्शे पर हमारी लोकेशन बताने जैसा कोई संकेत नहीं था, जैसे हम किसी ऐसे इलाके में आ गए हों जो इस दुनिया के नक्शे में ही ना हो। मैंने धीरे धीरे ट्रक बढ़ाना शुरू किया। अब मुझे कुछ कुछ यकीन होने लगा था कि हम किसी सामान्य जगह पर नहीं हैं। और तभी फिर वही आकृति सामने दिखाई दी, वही लड़की उसी जगह बिल्कुल वैसे ही खड़ी। बस इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे थोड़ी दूरी पर कोई और भी खड़ा था। हमारे ट्रक की हेडलाइट सिर्फ लड़की तक ही पहुंच पा रही थी। पीछे खड़ी आकृति सिर्फ एक परछाई जैसी थी, लंबी, झुकी हुई और स्थिर। अंकित अब कांपने लगा था। उस्ताद, पीछे कौन है उसके? मैंने दूर से देखने की कोशिश की, लेकिन कोहरा उस परछाई को ढक रहा था। शायद कोई और है, मैंने कहा, या कुछ और। अब मैंने ट्रक नहीं रोका। मैंने हल्का एक्सीलरेटर दिया और ट्रक को सीधे लड़की की तरफ बढ़ाया। वो वहीं खड़ी रही, बिल्कुल चुप। जब ट्रक उससे करीब 20 फीट दूर पहुंचा, तब उसने एक बार फिर सड़क की दाईं ओर इशारा किया, फिर अपनी हथेली अपने सिर पर रखी और जैसे किसी चीज को याद दिलाने की कोशिश की। अंकित ने घबराकर कहा, उस्ताद, ये कुछ कहना चाहती है, बार बार उसी तरफ इशारा कर रही है। कहीं कुछ खतरा तो नहीं उस दिशा में? या शायद वहीं से निकलने का रास्ता है, मैंने कहा। और ठीक उसी पल पीछे खड़ी परछाई आगे बढ़ी, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो लहराई, जैसे हवा में बह रही हो। अंकित ने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, अब मैं तो कहता हूं, इससे आगे मत चलो। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लड़की को पार किया, परछाई के पास से गुजरे और हेडलाइट में बस एक झलक दिखी। एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई कमर, गंदा फटा हुआ साड़ी जैसा कपड़ा और उस चेहरे पर झुर्रियों की गहराई, जैसे समय खुद थक चुका हो। लेकिन उसकी आंखें वो खुली नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे थे। अंकित चिल्लाया, उस्ताद, ट्रक भगाओ, ये इंसान नहीं है। मैंने एक्सीलरेटर पर पूरा जोर लगाया और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। रास्ता सीधा था, लेकिन अब हर मोड़ खतरनाक लगने लगा था। और जब हम पीछे मुड़े तो कोई भी नहीं था, ना लड़की ना बूढ़ी औरत, बस वही घना कोहरा और सन्नाटा। मैंने ट्रक की रफ्तार नहीं रोकी। अंकित ने कांपते हुए कहा, उस्ताद, अब क्या करें? मैंने कहा, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक बात पक्की है अंकित, अब हम किसी आम रास्ते पर नहीं हैं। ट्रक को भगाते हुए हमने कई किलोमीटर का सफर तय कर लिया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक ही जगह के चक्कर काट रहे हैं। हर 5 मिनट में वही पेड़, वही मोड़ और वही टूटी सड़क सामने आ जाती। घड़ी पर रात के 2:30 बज रहे थे, लेकिन रास्ते में ना कोई और गाड़ी थी, ना कोई गांव और ना ही किसी इंसान की आहट। अंकित अब पूरी तरह चुप हो गया था। उसका चेहरा स्याह पड़ चुका था और होंठ सूख चुके थे। वो खिड़की से बाहर एक तक देखे जा रहा था। कुछ देर बाद उसने अचानक मेरी ओर देखा और धीमे से बोला, भैया, क्या हम किसी भूतिया रास्ते में फंस गए हैं? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा मन भी अब मानने लगा था कि हम किसी ऐसे दायरे में घुस चुके हैं जहां से निकलना आसान नहीं होगा।
ट्रक लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ता एकदम खाली, शांत और कोहरे से ढंका हुआ। लेकिन तभी एक बार फिर ट्रक ने हल्का झटका खाया। मैंने तुरंत एक्सीलरेटर छोड़ा। इंजन की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, जैसे गाड़ी भारी हो गई हो, जैसे कोई चीज उस पर लदी हो जो दिख नहीं रही थी। अंकित, फिर से? मैंने कहा। अंकित ने कांपते हुए कहा, अब की बार गाड़ी बंद मत करना भैया, अंदर ही बैठो। लेकिन गाड़ी ने खुद ही जवाब दे दिया। इंजन धीरे धीरे बंद हो गया। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और कहा, साला जैसे चाह रहा है वैसे बंद हो रहा है। अंकित ने सीट के नीचे से रॉड निकाल ली, जो अक्सर पंचर या किसी दिक्कत में इस्तेमाल की जाती है। भैया, अगर कुछ दिखे तो बताना, अब मैं भी तैयार हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं ट्रक से नीचे उतरा। इस बार मैं पूरी तरह सतर्क था। चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन हर जगह वही सफेद धुंध, वही डरावना सन्नाटा। अंकित भी उतर आया, लेकिन ट्रक से ज्यादा दूर नहीं गया। मैंने फिर से बोनट खोला। इंजन ठंडा था, न गर्मी, न जलन, न आवाज, जैसे किसी ने जान ही निकाल ली हो मशीन से। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। इस बार वो आवाज ट्रक के दूसरी तरफ से आ रही थी। मैंने इशारे में अंकित को चुप रहने को कहा और धीरे से ट्रक के दूसरे कोने की तरफ बढ़ा, पर वहां कुछ नहीं था। मैंने झुककर नीचे देखा, तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं एक झटके से पलटा। अंकित था। भैया, मैं तो डर गया। कहीं कुछ दिखा क्या? कुछ नहीं, पर कोई जरूर है आसपास। हम दोनों फिर से ट्रक में चढ़ गए। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई टिक की भी आवाज नहीं आई। बिल्कुल खामोशी। तभी सामने एक रोशनी दिखाई दी, हल्की सी, पीली सी, जैसे किसी लालटेन की लौ। वो रोशनी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। अंकित, देखो तो सामने क्या है? अंकित ने खिड़की से बाहर झांका। कोई लालटेन लेकर हमारी तरफ आ रहा है भैया। आदमी लग रहा है? मैंने पूछा। नहीं, परछाई जैसी लग रही है। चलती है लेकिन पैर नहीं दिखते। अब मेरा धड़कन तेज हो गया था। रोशनी अब और पास आ गई थी और उसी रोशनी के पीछे वही गूंगी लड़की खड़ी थी। इस बार वो रोशनी नहीं पकड़ रही थी, बस दूर खड़ी थी और देख रही थी। उसकी आंखों में अब भी वो खालीपन था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ और भी था, दर्द या चेतावनी। उसने इस बार अपने दोनों हाथ सड़क पर रखे और घुटनों पर बैठ गई, जैसे रास्ता रोक रही हो। अंकित घबरा गया। भैया, ये हमें रुकने को कह रही है? मैंने कहा। या हमें किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रही है? अंकित अब खुद कांपने लगा था। भैया, ये लड़की इंसान नहीं है, फिर भी हमारे साथ नहीं है। वो उस बूढ़ी औरत से अलग है। मैंने उसकी आंखों में डर देखा है। मैंने कहा, तो शायद वो भी किसी धोखे में मारी गई है और अब चाहती है कि हम भी उसकी तरह ना फंसें। अब मैंने गाड़ी की बैटरी दोबारा चेक करने का सोचा। एक आखिरी कोशिश। नीचे उतरा, बोनट खोला, बैटरी के कनेक्शन दोबारा जोड़े। अंकित ने सामने देखा। अब वो रोशनी ट्रक के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन हाथ में लालटेन पकड़े कोई इंसान नहीं था। वो रोशनी हवा में तैर रही थी। अंकित चीखा, भैया ऊपर आओ जल्दी। मैंने भागकर दरवाजा खोला और अंदर चढ़ा, और तभी ट्रक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मैंने हैंडल पकड़ा, गियर डाला और ट्रक भगाना शुरू किया। वो रोशनी अब पीछा नहीं कर रही थी। वो वहीं खड़ी रही और गूंगी लड़की अब सड़क के किनारे बैठी थी, जैसे थक चुकी हो, जैसे कहना चाहती हो, अब आगे तुम खुद देखोगे। अब मैंने जितना किया कर दिया। हम अब ट्रक को बिना रुके भगाते जा रहे थे। समय का कुछ अंदाजा नहीं था, क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क गायब था और घड़ी कई घंटों से एक ही समय पर अटकी हुई थी। ठीक 3:30 सुबह। मैंने खुद कई बार घड़ी पर नजर डाली, लेकिन सुइयां टिकी हुई थी, जैसे समय खुद इस रास्ते पर रुक गया हो। अंकित अब चुपचाप बैठा था। शायद अब उसमें डर को जाहिर करने की भी ताकत नहीं थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो लगातार बाहर नहीं देख रहा था, सिर्फ एक ही दिशा में देखे जा रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो या किसी चीज की कल्पना कर रहा हो। हम आगे बढ़े और कुछ ही मिनटों में मुझे सड़क के किनारे कुछ अलग दिखा। बाईं तरफ एक पुराना सा मकान, खपरेल की छत, टूटी दीवारें और सामने एक लोहे का फाटक जो अध खुला झूल रहा था। मकान इतना अचानक सामने आया कि मैं चौंक गया। मैंने ट्रक धीमे किया। अंकित की नजर भी उसी ओर गई। भैया, ये मकान तो अभी थोड़ी देर पहले नहीं था, उसने धीमे से कहा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, मैंने कहा।
फाटक के पास एक पुरानी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और अंदर से पीली सी रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। घर के अंदर कोई हलचल नहीं दिख रही थी, लेकिन कुछ ऐसा जरूर था जो हमें वहां रुकने को मजबूर कर रहा था। अंकित बोला, भैया गाड़ी रोको, मैं नीचे देखना चाहता हूं। मैंने गाड़ी रोड किनारे लगाई और दोनों नीचे उतरे। जैसे ही फाटक के पास पहुंचे, लोहे का गेट बिना किसी हवा के धीरे धीरे खुद ही खुल गया, एक कराहती हुई आवाज के साथ। अंकित पीछे हट गया, लेकिन मैंने आगे कदम बढ़ाया। किसी ने खोला होगा, मैंने कहा। किसने? यहां कोई दिख तो नहीं रहा, अंकित ने धीमे से कहा। हम दोनों धीरे धीरे उस पुराने मकान की सीढ़ियों की ओर बढ़े। दरवाजा खुला था। लकड़ी की बनी हुई मोटी चिटकनी दीवार से लटक रही थी, जैसे किसी ने जल्दी में दरवाजा खोला हो। मैंने आवाज लगाई, कोई है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हम दोनों कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़े रहे। फिर मैंने अंदर कदम रखा। मकान के अंदर सर्दी और सन्नाटा दोनों जमा हुए थे। एक छोटी सी टेबल पर मिट्टी के दिए की रोशनी जल रही थी। बगल में कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने एक तस्वीर की तरफ देखा, एक औरत और एक लड़की की फोटो। उनकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन कहां देखी है ये याद नहीं आया। और तभी पीछे से किसी की खांसी की आवाज आई। हम दोनों पलटे। दरवाजे के दूसरे कोने से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी चाल धीमी थी, कमर झुकी हुई, सिर पर पुराना गंदा दुपट्टा पड़ा था, आंखों में लालपन और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। उसने हमसे बिना डरे पूछा, कौन हो तुम दोनों? इस वक्त यहां कैसे आए? मैंने जवाब दिया, हम ट्रक ड्राइवर हैं, रास्ता भटक गए हैं, गाड़ी बार बार खराब हो रही है, रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। औरत ने कुछ देर हमें ऊपर से नीचे देखा, फिर बोली, अंदर आ जाओ, बाहर सर्दी ज्यादा है और रात यहां ज्यादा देर टिकना ठीक नहीं। अंकित मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में संकोच साफ था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। थोड़ी देर रुकते हैं। हम दोनों अंदर आ गए। मकान अंदर से भी उतना ही पुराना था जितना बाहर से लग रहा था। लकड़ी के फर्श पर जगह जगह दरारें थीं, दीवारों पर जाले और छत से टपकते पानी के निशान। लेकिन एक कोना ऐसा था जो साफ सुथरा था। वहां पर 2 गद्दे बिछे हुए थे और बीच में एक मिट्टी का छोटा चूल्हा था, जिस पर अभी अभी कोई कुछ पका कर गया हो, ऐसा महक रहा था। बूढ़ी औरत ने पूछा, कुछ खाओगे? मैंने विनम्रता से मना किया, नहीं, भूख नहीं है, बस थोड़ी देर आराम करना है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। औरत ने सिर हिलाया और बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो चूल्हे के पास बैठ गई और राख को उलटने लगी। अंकित ने धीरे से मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, भाई साहब, इस औरत को देख रहे हो? हाँ, क्यों? इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? बाहर जो फोटो देखी थी, याद है? मैंने गहरी सांस ली। हाँ, फोटो में यही औरत थी और उसके साथ वो गूंगी लड़की भी। अंकित की आंखें सहम गईं। तो फिर ये दोनों मरी नहीं है क्या? मैंने कहा, या शायद मरने के बाद भी यहीं भटक रही हैं। और तभी बूढ़ी औरत ने हमारी बात को बीच में काटते हुए कहा, तुम दोनों थक गए होगे, कोने में जो गद्दा पड़ा है, चाहो तो थोड़ी देर लेट जाओ, सुबह होते ही निकल जाना। अंकित घबरा गया, नहीं, हम यहीं बैठ जाएंगे। औरत चुप रही, बस राख को छेड़ती रही। मैंने दीवार की ओर देखा, वहां अब कोई फोटो नहीं थी। जो तस्वीर मैंने अंदर आते वक्त देखी थी, वो अब गायब थी। मैंने अंकित की तरफ देखा। अंकित, फोटो अब वहां नहीं है। अंकित की सांसें तेज चलने लगीं और तभी बूढ़ी औरत ने बिना मुड़े कहा, जो तुमने देखा वो कभी था ही नहीं। अंकित तेजी से खड़ा हो गया, भाई साहब, अब चलना चाहिए हमें। मैंने औरत की आंखों की ओर देखा। वो हमें नहीं देख रही थी, उसकी आंखें बंद थीं। और तभी उसने बुदबुदाकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। बूढ़ी औरत के वो शब्द, अब बहुत देर हो चुकी है, जैसे कमरे की हवा को और भारी बना गए। आजाद अब पूरा सतर्क हो गया था। वो कमरे के कोने में जाकर दीवार से टिक गया और आंखें दरवाजे पर टिका दी। मैंने उससे धीरे से कहा, आराम कर ले थोड़ी देर, जब तक कुछ तय नहीं होता। उस्ताद, इस घर में कुछ सही नहीं है, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन उस वक्त कुछ बोलने का मन नहीं हुआ। घर के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसी किसी सुनसान कब्रिस्तान में होती है। न ज्यादा डरावनी, न ज्यादा शांत, बस जमी हुई, ठहरी हुई। बूढ़ी औरत अब भी वहीं चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और हाथों से वो राख को बार बार छू रही थी।
वो कुछ गा भी रही थी, बहुत धीमे सुर में, एक पुराना टूटता हुआ लोकगीत जैसा। आजाद धीरे से मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, अंकित, एक बात बताऊं? हाँ, मैंने उस फोटो में जो लड़की देखी थी ना, वो वही गूंगी लड़की है जो हमें रास्ते में मिली थी। और ये औरत, ये उसी की मां है शायद। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो कांप रहा था लेकिन उसकी आंखें सच बोल रही थीं। मतलब ये औरत मरी हुई है? आजाद ने सिर हिलाया। हो सकता है, या शायद वो कभी मरी ही नहीं थी, मैंने धीरे से कहा। हम दोनों चुप हो गए। घड़ी के कांटे अब भी 3:33 पर अटके हुए थे। मैंने जमीन पर बिछे गद्दे पर टेक लगाई। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी, लेकिन आंखें थक चुकी थीं। आजाद ने भी अपनी जगह समेटी और वहीं कोने में लेट गया, लेकिन उसकी निगाहें अब भी हर कोने को बारीकी से देख रही थीं। करीब आधा घंटा बीत गया होगा और तभी घर के पिछले हिस्से से लकड़ी के दरवाजे के चरमराने की आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से पुराना दरवाजा खोला हो। आजाद एकदम सतर्क होकर उठ बैठा। मैंने भी आंखें खोली। अंकित, कुछ सुना? आजाद ने पूछा। हाँ, अंदर से आया था। हम दोनों कुछ पल तक वैसे ही बैठे रहे। बूढ़ी औरत अब भी वैसे ही बैठी थी, लेकिन अब उसकी पीठ थोड़ा झुकी हुई लग रही थी, जैसे वो जमीन को घूर रही हो। आजाद ने धीरे से कहा, कहीं कोई और तो नहीं इस घर में? मैंने खामोशी से सिर हिलाया। अब घर की हवा में कुछ बदल चुका था। वो ठंड जो बाहर थी अब घर के अंदर भी घुस चुकी थी और हवा में अचानक चंदन की जले हुए लोहे जैसी गंध भर गई थी। आजाद ने नाक पर रुमाल रख लिया। यह कैसी बदबू है, जैसे कोई पुरानी चीज जली हो या कुछ सड़ रहा हो, मैंने कहा। तभी पिछवाड़े के दरवाजे से कुछ चलने की आवाज आई, जैसे किसी ने नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चलते हुए दरवाजे से दरवाजा पार किया हो। मैंने फौरन टॉर्च उठाई। आजाद ने कहा, अंकित, ये अब हद हो गई है, हमें यहां से निकलना होगा। मैंने फुसफुसाकर कहा, अभी नहीं, देखना होगा कि आवाज किसकी थी। और तभी हमारे कमरे के सामने वाले दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद ऊपर उठी, धीरे धीरे, बिना किसी हाथ के, और दरवाजा चरमराकर खुला। सामने गूंगी लड़की खड़ी थी। वो चुपचाप हमारे सामने खड़ी रही। अब की बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें डरी हुई थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो, लेकिन उसकी जुबान नहीं थी। उसने दोनों हाथों से इशारा किया, एक बार पेट की ओर, एक बार घर की ओर, और फिर दरवाजे की तरफ। आजाद ने कहा, अंकित, ये हमें बाहर निकालने को कह रही है। इसका चेहरा डरा हुआ है। मैंने सिर हिलाया। लेकिन हम बाहर जाएं तो जाएं कहां? रास्ता भी तो वहीं घूम रहा है। गूंगी लड़की अब कमरे के अंदर आई और बीचों बीच रुक गई। उसने अपनी उंगलियों से जमीन पर एक आकृति बनाई, गोल दायरा, और उसके बीच एक चिन्ह जो किसी बंद दरवाजे जैसा दिख रहा था। आजाद फौरन बोला, यह रास्ता दिखा रही है, शायद कोई दरवाजा है जहां से हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी बूढ़ी औरत ने अपनी जगह से सिर उठाया। हमने देखा, अब उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधे गूंगी लड़की को देख रही थी। फिर वो धीरे से बोली, तू फिर आ गई, तुझे कितनी बार कहा कि इनसे दूर रह। उसकी आवाज में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। अब वो भारी गूंजती हुई और कुछ असामान्य थी। गूंगी लड़की डर गई। उसने हमारी तरफ देखा, जैसे कह रही हो, अब नहीं रुको, भागो। आजाद खड़ा हो गया। अंकित, अब नहीं रुकना चाहिए। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और फौरन बाहर की ओर दौड़ पड़ा। आजाद मेरे पीछे पीछे। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, दरवाजा बंद है। हमने दरवाजा खींचा। सच में अंदर से बंद था। और फिर घर की दीवारें हल्के हल्के हिलने लगीं, सामान गिरने लगे, फर्श से कंपन महसूस होने लगा, और गूंगी लड़की अब हमारी तरफ पीठ करके दरवाजे के बीच खड़ी हो गई, जैसे वो दरवाजे को हमारे लिए खोलने की कोशिश कर रही हो। गूंगी लड़की दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों उसके पीछे खड़े थे। मैं दरवाजे की कुंडी खींच रहा था और अंकित पीछे से धक्का दे रहा था, पर दरवाजा हिला तक नहीं। ये अंदर से बंद कैसे हो गया? हम तो खुद इसी से आए थे, अंकित चिल्लाया। मैंने पूरी ताकत लगाकर कुंडी खींची, लेकिन जैसे किसी ने बाहर से पकड़कर उसे जकड़ रखा हो। फर्श अब लगातार कांप रहा था, दीवारें आवाजें कर रही थीं और हवा में राख उड़ रही थी। ऐसी राख जिसमें गर्मी नहीं,
बल्कि एक अजीब सी गंध थी, पुरानी, सड़ी हुई, जैसी किसी बंद कमरे में वर्षों पुरानी मौत की महक। गूंगी लड़की अब भी दरवाजे पर झुकी हुई थी। उसकी आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अचानक उसने पलटकर हमारी ओर देखा और अपने दोनों हाथों से एक इशारा किया, ऊपर की तरफ। मैंने सिर उठाकर देखा। दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा चौकोर खिड़की नुमा हिस्सा था, जिसमें लकड़ी का जंग खाया फ्रेम अटका था। अंकित, ऊपर देख, मैंने इशारा किया। वो रास्ता हो सकता है। अंकित फौरन एक स्टूल की तलाश में इधर उधर देखने लगा। इसी बीच पीछे से फिर वही आवाज आई। बूढ़ी औरत अब धीरे धीरे अपनी जगह से उठ रही थी। उसकी चाल अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब उसमें इंसानी वजन नहीं था। अब वो सीधे नहीं चल रही थी, बल्कि उसके पैरों के घुटने उल्टी दिशा में मुड़ गए थे और उसके हाथ लंबाई में बढ़ते जा रहे थे। अंकित ने पीछे देखा और चीख पड़ा, भैया देखो उसका चेहरा। मैंने पलट कर देखा और जो देखा उसे मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। उसका चेहरा अब पूरी तरह इंसानी नहीं रहा था। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे, नाक सड़ी हुई और मुंह इतना बड़ा कि उसमें किसी आदमी का पूरा चेहरा समा जाए। तुम नहीं जा सकते, वो गुर्राई। उसकी आवाज अब गूंज बन चुकी थी। अंकित ने स्टूल घसीट कर लाया और मैं फौरन उस पर चढ़ गया। ऊपर की खिड़की छोटी थी, लेकिन शायद एक इंसान उसमें से निकल सकता था। मैंने लकड़ी के टुकड़े को धक्का दिया, वो आसानी से खुल गया। अंकित, तू ऊपर चढ़, मैंने कहा। पहले आप, उसने कहा। अंकित जल्दी, मैंने चिल्लाया। गूंगी लड़की अब हमारे बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने मेरी ओर देखा और ऊपर इशारा किया, जैसे कह रही हो, अब मत रुको, यही मौका है। अंकित ने मुझे धक्का दिया और मैं खिड़की से आधा बाहर निकल चुका था। बाहर फिर वही कोहरा, वही सुनसान जंगल, लेकिन कम से कम यह घर से बेहतर था। मैंने अंकित का हाथ पकड़ा। आ जा अब तू। अंकित चढ़ने ही वाला था कि पीछे से बूढ़ी औरत की गूंजती आवाज आई, तू जा नहीं सकता, तेरा अंत यहीं लिखा गया है। अंकित का पैर कांपा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और मेरे हाथ को कसकर पकड़ा। हम दोनों जैसे तैसे उस खिड़की से बाहर कूदे। नीचे गीली मिट्टी थी, जिससे हमारे कपड़े और हाथ पैर कीचड़ में सने हुए थे। मैंने तुरंत मुड़कर देखा। उस खिड़की में अब गूंगी लड़की खड़ी थी, लेकिन कुछ बदला हुआ था। उसका चेहरा अब शांत था। उसने पहली बार आंखें बंद की और जैसे सुकून महसूस किया। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से घर के अंदर से एक बहुत ही डरावनी चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जिसमें किसी के छीन लिए जाने का डर था। भैया, वो लड़की। अंकित ने पीछे देखा। मैंने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, अब नहीं रुक सकते, उसने खुद हमें निकाला है। हम भागते हुए ट्रक की ओर दौड़े। कोहरा अब भी घना था, लेकिन ट्रक वहीं खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही। हमने फौरन दरवाजा खोला, अंदर बैठे और चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट हो गया। बिना एक पल रुके मैंने क्लच दबाया, गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। पीछे वो घर अब दिखाई नहीं दे रहा था। ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, बस जंगल और सन्नाटा। ट्रक जंगल के बीच उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था। कोहरा अब थोड़ा हल्का हो गया था, लेकिन हवा अब भी जमी हुई और बोझिल थी। घड़ी अब भी 3:30 पर अटकी हुई थी। मैंने एक बार फिर घड़ी की ओर देखा, मगर अब मेरा ध्यान वक्त पर नहीं था। अब तो बस यही चाह रहा था कि किसी तरह यह रात कट जाए। अंकित एकदम खामोश था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो जैसे कहीं और देख रहा था, शायद उस घर की याद में जो अब भी उसके जहन से निकला नहीं था। मैं खुद भी उस गूंगी लड़की के बारे में सोच रहा था। उसने आखिर हमें बचाया क्यों? क्या चाहती थी वो? करीब 15 मिनट तक हम यूं ही खामोशी में चलते रहे। तभी अंकित ने धीरे से कहा, उस्ताद, थोड़ा नेटवर्क आ रहा है। मैंने तुरंत फोन निकाला। सच में सिग्नल की 2 पतली लाइनें आ गई थीं। शायद अब हम उस डरावने जंगल से थोड़ा दूर आ चुके थे। अंकित ने फौरन डेटा ऑन किया और फोन में कुछ टाइप करने लगा। मैं उस लड़की के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, उसने कहा। मैंने पूछा, क्या सर्च कर रहा है? कोई पुरानी खबर, लड़की और उसकी मां, एक्सीडेंट या मर्डर, कुछ भी जो उस जगह से जुड़ा हो। नेटवर्क थोड़ा स्लो था, लेकिन वो लगातार मोबाइल पर खोज करता रहा। और फिर, उस्ताद, कुछ मिला है। उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर एक पुराने अखबार की स्कैन कॉपी खुली थी। तारीख थी 17 जनवरी 2003। हेडलाइन, जंगल के भीतर मिली मां बेटी की अधजली लाशें,
तंत्र विद्या या आत्महत्या। मैंने ध्यान से खबर पढ़नी शुरू की। बांकुड़ा जिले के एक छोटे गांव के पास जंगल में 2 अधजली लाशें मिली, एक अधेड़ महिला और एक युवती की। गांव वालों ने बताया कि मां बेटी जड़ी बूटी खोजने जंगल गई थीं, लेकिन लौटकर नहीं आई। कुछ लोगों का मानना है कि वे तांत्रिक क्रिया में शामिल थीं, जबकि कुछ का कहना है कि बलि के लिए मारी गईं। पुलिस ने जांच के बाद इसे आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया। अंकित ने धीरे से कहा, उस्ताद, यही दोनों थीं। मैंने तस्वीर देखी, धुंधली मगर पहचानने लायक, वही बूढ़ी औरत और वही गूंगी लड़की। मैंने फोन वापस कर दिया। 20 साल और आज भी वो वहीं अटकी हैं। मैंने धीरे से कहा, उस्ताद, वो लड़की हमें मार सकती थी, मगर उसने नहीं मारा। क्यों? अंकित बोला, क्योंकि शायद वो खुद ही कैद में है। मैंने कहा, और उसकी मां शायद आज भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं। हम फिर खामोश हो गए। तभी अचानक सड़क खत्म हो गई। मैंने ब्रेक दबाया। सामने का रास्ता दलदल में समा चुका था। ट्रक को यहीं रोकना पड़ा। मैं ट्रक से नीचे उतरा और इधर उधर नजर डाली। थोड़ी दूरी पर एक पुराना सा साइन बोर्ड दिखा, बांकुड़ा 3 किलोमीटर। अंकित भी नीचे आया और बोला, उस्ताद, यही जगह है। हाँ, 20 साल पहले की वही कहानी। मैंने ट्रक की बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। अब हमें सुबह तक यहीं रुकना था। हम दोनों फिर ट्रक के अंदर लौटकर कैबिन में बैठ गए। अंकित ने सिर झुकाते हुए पूछा, उस्ताद, आपको लगता है वो गूंगी लड़की अब भी वहीं है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर झांकता रहा, उस दिशा में जहां जंगल शुरू होता है। और तभी एक परछाई सड़क पर दूर खड़ी दिखी। अंकित ने भी देख लिया, वो वही गूंगी लड़की थी, अब भी उसी तरह खामोश खड़ी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक सुकून था, जैसे वो हमें विदा कर रही हो। अंकित कुछ बोलने ही वाला था, मगर मैं बस उसे देखता रहा। धीरे धीरे वो परछाई कोहरे में गुम हो गई। सुबह की पहली किरणें कोहरे के आर पार उतरने लगी थीं। ट्रक अब भी सड़क किनारे रुका हुआ था और हम दोनों रात भर जगे हुए सुन्न बैठे थे। पूरी रात की घटनाएं हमारे दिमाग पर एक मोटा पर्दा छोड़ चुकी थीं, जिसमें डर, हैरानी और थकावट के साथ एक अजीब सन्नाटा भी था। अंकित अब भी चुप बैठा था, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई नहीं थीं। वो बस कुछ जानने को बेताब थी। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि जो देखा वो सब हकीकत थी या कोई भयानक सपना। सूरज हल्के हल्के ऊपर आया और अब हम दोनों ट्रक से नीचे उतर आए। पास ही एक पगडंडी दिखी जो खेतों के बीच से जाती हुई एक छोटे गांव की तरफ जा रही थी। मैंने ट्रक लॉक किया और अंकित से कहा, चलो, कुछ तो जानना है इस जगह के बारे में। करीब आधे घंटे चलने के बाद हम एक पुराने से गांव पहुंचे। वहां के घर मिट्टी के थे, दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके हुए थे और गलियों में झाड़ू से बुहारी हुई थी, लेकिन सन्नाटा पसरा था। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद झुर्रीदार चेहरा, कांपते हाथ और आंखें जो बहुत कुछ देख चुकी थीं। उसके पास एक छोटी लकड़ी की माला थी जिसे वह धीरे धीरे फेर रहा था। मैंने पास जाकर नम्रता से पूछा, बाबा, हमें आपसे कुछ पूछना है। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर कहा, पूछने से पहले जान लो, जो सुनोगे वो तुम्हें चैन से सोने नहीं देगा। मैंने एक नजर अंकित की तरफ डाली। वो अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। बूढ़ा आदमी बोला, तुम लोग जंगल से आ रहे हो ना, उस रास्ते से जहां कभी सड़क थी और अब सिर्फ साया है। मैंने धीरे से कहा, हाँ बाबा, हम रास्ता भटक गए थे और उस लड़की से मिले जो बोल नहीं सकती, और उस औरत से भी जो अब इंसान नहीं रही, बूढ़े ने कहा। हम दोनों चौंक गए। हमने कुछ नहीं बताया था, फिर भी वो सब जानता था। बूढ़ा एक गहरी सांस लेकर बोला, 20 साल पहले की बात है। गांव के बाहर एक विधवा और उसकी बेटी रहती थी। बेटी बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके इशारे इतने साफ थे कि लोग उसे बहुत समझते थे। दोनों माँ बेटी जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करके पास के बाजार में बेचती थीं। उनका गुजर बसर ठीक ठाक था। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, लेकिन गांव के ही कुछ लोग जो तांत्रिक विद्या में विश्वास करते थे, उन्हें शक हुआ कि वो औरत तंत्र मंत्र जानती है। कहते थे उसकी बेटी के चुप रहने के पीछे कोई भेद है और वो खुद एक डायन है। धीरे धीरे ये अफवाह जंगल की आग बन गई। एक रात गांव के 4 आदमी उस घर में घुसे और बूढ़े की आंखें अब नम हो चुकी थीं। उसने माला रोक दी। उन्होंने दोनों माँ बेटी को जिंदा जला दिया। वहीं
जंगल के उसी हिस्से में जहां आज भी तुम्हारा ट्रक बंद हो गया था। हम दोनों सुन्न थे। पुलिस आई, लेकिन गांव वालों ने एक कहानी बना दी कि औरत पागल थी, बेटी को लेकर भाग गई थी और जंगल में आत्महत्या कर ली। केस वहीं बंद हो गया। लेकिन उस रात के बाद से जिसने भी उस रास्ते से गुजरने की कोशिश की वो भटक गया। कई गायब हुए, कुछ लौटे लेकिन कभी ठीक नहीं हुए, और कुछ अब तक वहीं हैं। अंकित ने धीरे से पूछा, वो लड़की अब भी वहीं है? बूढ़ा बोला, हाँ, क्योंकि उसका मन साफ था। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उसकी मां, वो अब आत्मा नहीं रही, वो बन चुकी है छलावा। मैंने पूछा, वो हमें मार क्यों नहीं पाई? बूढ़ा थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि तुमने उस लड़की को देखा, उसकी आंखों में देखा, उसके इशारे समझे, और वो तुम्हें बाहर निकालना चाहती थी। जिसने सिर्फ डर देखा वो लौट नहीं पाया, लेकिन जिसने भरोसा किया वो बच गया। मैंने गहरी सांस ली। अंकित अब भी स्तब्ध था। पर बाबा, मैंने पूछा, क्या ये सब कभी खत्म नहीं होगा? बूढ़ा आदमी बोला, जब तक उस लड़की की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक वो अपनी मां से आजाद नहीं होगी, ये रास्ता यूं ही लोगों को बुलाता रहेगा। और कोई कैसे आजाद कर सकता है उसे? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, भरोसे से, प्रार्थना से, और एक बार फिर उस जगह पर जाकर उसकी अधूरी बात को पूरा करके। अंकित ने धीमे स्वर में कहा, मतलब हमें फिर से वहां जाना होगा? बूढ़ा बोला, हाँ, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, समझ के साथ। हम दोनों चुप हो गए। अब सवाल यह था कि क्या हम वापस जाएंगे या डर के आगे भाग जाएंगे? पर एक बात तय थी, वो लड़की अब हमें छोड़ चुकी थी, लेकिन उसका सच अब हमारे भीतर था। गांव से लौटते वक्त रास्ता बिल्कुल सीधा था, न कोहरा न सन्नाटा, सब कुछ जैसे शांत और सामान्य था। ट्रक वहीं खड़ा था, वैसा ही जैसे छोड़ा था, लेकिन अब उसकी उपस्थिति एक नई जिम्मेदारी की तरह लग रही थी। अंकित ने धीरे से पूछा, उस्ताद, अब क्या करना है? मैंने ट्रक की चाबी निकालते हुए कहा, लौटना है वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। क्या फिर से उस रास्ते में? अंकित की आवाज थोड़ी डरी हुई थी। हाँ, लेकिन इस बार डर कर नहीं, समझ कर। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और सीट पर बैठते हुए कहा। हम दोनों चुपचाप ट्रक में बैठ गए। इस बार रास्ता हमें नहीं बुला रहा था, हम खुद जा रहे थे, एक अधूरी आत्मा को मुक्त करने, और शायद खुद को भी। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम उसी मोड़ पर पहुंचे जहां से वो पुराना जंगल वाला रास्ता शुरू होता था। पिछली बार जहां कोहरा था, अब वहां धूप फैली हुई थी, लेकिन हवा अब भी भारी थी, जैसे वक्त थमा हो और देख रहा हो कि अब हम क्या करने वाले हैं। हमने ट्रक को वहीं सड़क किनारे खड़ा किया और पैदल उसी दिशा में बढ़ने लगे जहां वो पुराना मकान था। रास्ता पहचानना आसान नहीं था, लेकिन हमारी स्मृति अब साफ थी। हम हर उस मोड़ को जानते थे जहां डर ने दस्तक दी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें वो टूटा हुआ मकान फिर से दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही, बस अब शांत और स्थिर। दरवाजा पहले की तरह खुला हुआ था, लेकिन अब वहां से कोई हलचल नहीं आ रही थी। हमने अंदर कदम रखा। धूल और सन्नाटा, राख और दीवारों पर जमी परतें, सब अब भी वैसी ही थीं, बस अब वहां कोई नहीं था। मैंने उस कोने की ओर देखा जहां वो चूल्हा था, और वहीं पर पड़ी थी वो पुरानी माला, जो शायद उस बूढ़ी औरत की थी। अंकित ने धीरे से कहा, उस्ताद, अब क्या? मैंने जेब से हनुमान चालीसा की छोटी किताब निकाली, वो जो मैं हमेशा अपने पास रखता था, लेकिन कभी खोलकर पढ़ी नहीं थी। अब उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि अब वही उसका रास्ता है। मैंने आंखें बंद की और पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरी आवाज धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी। अंकित भी साथ में बुदबुदाने लगा, और तभी उस कमरे में हल्की हवा चलने लगी, फर्श से राख उठने लगी, और वो चूल्हे का कोना थोड़ा कांपने लगा। हमने आंखें खोलकर देखा, वहां खड़ी थी वही गूंगी लड़की, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उसमें न डर था न घबराहट, बस एक धन्यवाद का भाव। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, सिर झुकाया, और फिर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपका, और जैसे ही वो आंसू जमीन पर गिरा, पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। राख बैठ गई, हवा थम गई, और लड़की धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, जैसे धुएं का कोई टुकड़ा जो अब हल्का होकर आकाश की ओर उठ रहा हो। अंकित फुसफुसाया, उस्ताद, वो जा रही है। मैंने आंखें बंद कर ली।
रामदूत अतुलित बल धामा। हम चुपचाप बैठे रहे जब तक उसकी परछाई भी आंखों से ओझल नहीं हो गई। घर अब सच में खाली था। उसकी मां, वो बूढ़ी औरत, कहीं नहीं दिखी। शायद लड़की की आत्मा की शांति के साथ वो भी मुक्त हो गई, या फिर अब भी कहीं अपने पाप का बोझ लिए भटक रही है। हमने उस घर से बाहर निकलते हुए एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। अब वो सिर्फ एक टूटा हुआ पुराना मकान था। ना कोई रहस्य, ना कोई डर, बस एक बीता हुआ सच। उस दिन के बाद हमने उस रास्ते की ओर कभी नहीं देखा। ट्रक चलता रहा, काम चलता रहा, जिंदगी भी। लेकिन कहीं भीतर एक हिस्सा अब भी उसी जगह पर ठहरा हुआ है। उस लड़की की आंखों में, उसकी खामोशी में, और उस पल में जब उसने हमें बचाया था। कभी कभी रात के सफर में जब जंगल की तरफ से ठंडी हवा आती है तो मुझे लगता है कि कोई अब भी हमें देख रहा है। लेकिन अब डर महसूस नहीं होता, क्योंकि अब हम समझते हैं हर आत्मा डराने नहीं आती, कुछ सिर्फ आजादी चाहती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।